दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबों का न्यूज़ अलर्ट में। आज बड़ी वेदना और दुख और मर्माहत के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि देश की दुर्दशा कोविड की वजह से जिस तरह से है और हमारे देश के नागरिक, माताएं, बहनें, भाई बहन, बंधु बुजुर्ग जिस तरह से मर रहे हैं और तड़प रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि तड़प रहे हैं, उनको मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। और वहीं दूसरी तरफ यह भी दुख है कि इतनी बड़ी त्रासदी, इतनी बड़ी महामारी के बाद जिस तरह से लोग कुंभ का स्नान, शाही स्नान और चुनाव की रैलियां कर रहे हैं, यह भी एक बहुत बड़ी मूर्खतापूर्ण, जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी, वो सब कुछ हो रहा है। आपको मैं बता दूं कि कोविड जात, धर्म, समुदाय और संप्रदाय देखकर नहीं आता। अगर कोविड फैलाने में मरकज़ जितना दोषी था, कुंभ भी उतना ही दोषी साबित होगा। अगर मरकज़ के खिलाफ आवाज़ उठी थी तो कुंभ के मेले में साधु संतों के खिलाफ भी उठनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से साधु संतों को कोरोना हुआ और कई साधु काल के कपाल में समा गए और कोरोना वहाँ से लौटने वाले पूरे देश में जिस तरह से सुपर स्प्रेडर बनेंगे कोरोना के, वो भी आने वाले समय में हमारे सामने आएगा। इसीलिए माफ़ किसी को नहीं किया जा सकता है इस इतनी बड़ी मूर्खता के लिए, इस त्रासदी में, चाहे वो मरकज़ हो, चाहे वो महामंडलेश्वर हो या महंत लोग हों। अब रही बात की, आप देख सकते हैं कि मूर्खता की पराकाष्ठा बंगाल की चुनाव जो हो रहा है, बंगाल चुनाव में उत्साहित होकर हम बोल रहे हैं कि 80%, 70% वोट पड़ रहे हैं, लेकिन 2 मई के बाद जो ये चुनाव की त्रासदी, ये चुनाव का परिणाम दो तरह से आएगा। एक राजनीतिक परिणाम और दूसरा इसका दुष्परिणाम आएगा जो पूरे देश को झेलना होगा चुनाव के बाद। और जिस तरह से पूरे देश से मजदूर पलायन करके अपने अपने राज्यों में जा रहे हैं और बैरिकेडिंग को तोड़ करके सुपर स्प्रेडर वो भी साबित होंगे, आने वाले 1-1.5 महीनों में पूरे देश में एक जलजला सा आ जाएगा, भूकंप से आ जाएगा कोविड को लेकर के। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, मर रहे हैं, मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही है। आज तो हम इस कोविड को लेकर ना कहीं जा सकते हैं न कहीं आ सकते हैं। गनीमत है कि यह बीमारी पूरी दुनिया में है, केवल भारत में नहीं है, और यदि भारत में होती तो इसका और बड़ा परिणाम हमें भुगतना पड़ता। ये पूरी दुनिया में है, हम कहीं ना जा सकते हैं, दुनिया के कोई डॉक्टर यहाँ पर आ भी नहीं सकते। हमारी अद्यतन स्थिति क्या है मेडिकल को लेकर के, मेडिकल व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ कितना जिला अस्पताल है, कितने सब डिविजनल हॉस्पिटल्स हैं, कितने सामुदायिक अस्पताल हैं, कितने पीएचसी हैं और वो क्या काम कर रहे हैं। हमें महामारी से 1 वर्ष हो गए जूझते हुए, 1 वर्ष से ज़्यादा ही हो गए। हमने कुछ सीखा नहीं, कुछ तैयारियां नहीं की। हम कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। हम पिछले बार से इस बार ज़्यादा तैयार हैं। हम कितना तैयार हैं ये सिर्फ मौखिक है। बात बहादुर बनने से लोगों की ज़िंदगी नहीं बचाई जा सकती। हम मर रहे हैं और हमारे देश की जनता मर रही है और हम बहादुर बने कि हम ठीक हैं। हालांकि यद्यपि कि कई जगहों पे जनता भी दोषी है, लोगों की मूर्खता की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। आप उठाकर देख लें, इसके लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, WHO, एशियन बैंक फंड, इन सबों ने पिछले साल से कोविड को लेकर के इस साल के कोविड के बीच में जो उन्होंने अनुदान दिए हैं, आप इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 4 मिलियन और वर्ल्ड बैंक ने 1 बिलियन और एशियन बैंक ने 2.2 बिलियन यानी कि $7.2 बिलियन उन्होंने फंडिंग किया है, जो 53,680 करोड़ रुपए उन्होंने इस कोविड से लड़ने के लिए केवल दिया था, और जिसके लिए आप बेड, ऑक्सीजन, स्ट्रेचर, हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकें। मगर कहाँ है वो सब कुछ? दिख रहा है आज आपको कहीं पे? पूरे देश में नज़र उठाकर देख लीजिए, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक कहाँ सारी सुविधाएं दिख रही? कहीं नहीं। सभी राज्यों में लगभग एक जैसा माहौल है और मौत का तांडव जारी है। लोग भयभीत हैं, हर इंसान एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लग रहा है। अगर दुनिया के तमाम देशों में, 204 देशों में हम अगर देखें तो नीचे से जो नीचे वाले पोजीशन में 10 देशों में हम मेडिकल सेक्टर में हैं। हमारी मेडिकल व्यवस्था, मेडिकल सिस्टम है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है। यहाँ पर स्वास्थ्य का भी राजनीतिकरण तो छोड़ दीजिए, व्यवसायीकरण हो गया है। वर्ल्ड बैंक, WHO और एशियन बैंक ने
टोटल मिला करके यहाँ पर जितने पैसे दिए थे उन पैसों का क्या हुआ, कोई जवाब देने को तैयार नहीं। सभी जिलों में मौतें हो रही हैं, सभी राज्यों में मौतें हो रही हैं, हर प्रखंड, हर ब्लॉक, हर गांव में मौत हो रही है, हर जगह। महाराष्ट्र की बात करें, राज्यों की बात लेते हैं, तो 3,339 जो है वहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें 26,000 PHC हैं। 33,039 में 26,000 से PHC हैं, 70 जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं। और मध्य प्रदेश में देख लिए 510 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, 812 PHC हैं। छत्तीसगढ़ में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों की संख्या 32 है और 800 यहाँ पर 32 है और 3,277 PHC हैं। यूपी में जो सबसे बड़ा राज्य है, 174 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं और 1,770 वहाँ पर PHC हैं। गुजरात की बात कैसे न करें, देश के महामंडलेश्वर गुजरात से हैं और वहीं से राजनीति शुरू की और देश के प्रधानमंत्री हैं हमारे। 336 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, 2,336 वहाँ PHC हैं मात्र। क्या है PHC? प्राथमिक उपचार करने के लिए जो सेवा केंद्र बनते हैं, जिसमें वो है PHC, जो गांव में वैक्सीनेशन, सुइया, कटा, टेटनस वगैरह की जो सुई देती है, एक गोली सल्फागुनाइडिन वगैरह की मिल जाती है, वहाँ पर थोड़े से लूज मोशन की दवा मिल जाती है, बस यही PHC है। और इसको चलाने के लिए 1980 से WHO ने भारत सरकार को पैसा देना शुरू किया और यहाँ पर वो चलता है। और मेडिकल बजट हमारे देश का देख लीजिए कि 2000 में जो था वो 2,474 करोड़ था और 2021 में 59,000 करोड़ है। प्राइवेट हॉस्पिटल का मुनाफा आप समझिए कि 2000 में 50,000 करोड़ था और अभी आप जब सुनिएगा मुनाफा तो आपके पाँव के तले से ज़मीन खिसक जाएगी। 8 लाख करोड़ रुपए हैं प्राइवेट सेक्टर्स के हॉस्पिटल्स की। अब ये समझिए कि प्राइवेट सेक्टर्स के हॉस्पिटल का जो ये खेल है, ये खेल क्या है? देश की वर्तमान परिस्थिति, मेडिकल और स्वास्थ्य की परिस्थितियों का फ़ायदा उठाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स और जो स्वास्थ्य माफिया, आप नया नाम दे सकते हैं उनको। जबकि 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार थी और 19,812 हॉस्पिटल थे पूरे देश में और 2021 में मोदी में 23,582 हॉस्पिटल्स हैं। आप कहेंगे कि 4,000 हॉस्पिटल तो मोदी काल में बढ़ गए। जनाब, इस 4,000 में 3,500 PHC है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चलाती है। 500 हॉस्पिटल जरूर बढ़े, इसमें कहीं दो राय नहीं। अब उसमें कुछ सामुदायिक अस्पताल भी हैं। देश में बेडों की अद्यतन स्थिति समझिए कि आज वर्तमान स्थिति में जो आप देख रहे हैं कि देश में जिस तरह से लोगों को बेड नहीं मिल रहा है, हमारे जैसे सामान्य आदमी तक में लोग प्रतिदिन 10-15 लोग बेड के लिए गुहार लगाते हैं। अब आप समझ लें कि सामान्य लोगों के लिए बेड तो मिल जाना, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाना ईश्वर से मुलाकात करने के बराबर है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, और ख़ास करके बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में भी। अब देश में बेड की स्थिति 7,10,000 है मात्र पूरे देश में, और प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला करके ये 7,10,000 है जनाब। जहाँ पर 3 दिन ये जिस स्थिति से प्रतिदिन लगभग 1,90,000, 2 लाख, 2,10,000 के रेशियो में मरीज संक्रमित हो रहे हैं, 3 दिन में पूरे देश का बेड आपका भर जाएगा। 2000 से आज तक मतलब पिछले 21 वर्षों में 100 बेड प्रति वर्ष भी नहीं बढ़े हैं हमारे देश में। और जो फंडिंग होता है विदेशों से, $7.2 मिलियन का या अपने देश का बजट है, आखिर पैसा जाता कहाँ है? कौन खाता है इन पैसों को? कहाँ समा जाता है पैसा? ये समझ से परे हो गया है। आंकड़े समझने जरूरी होंगे कि हमारे देश में 1,003 जिला अस्पताल हैं। हमारे पूरे देश में 1,255 अनुमंडल अस्पताल है। पूरे देश में 5,568 सामुदायिक हॉस्पिटल हैं और 29,899 PHC हैं। पूरे देश में 134 करोड़ की जनसंख्या वाले इस देश में। अब उसमें आप डॉक्टरों की स्थिति समझिए पूरे देश की। पूरे देश में जो डॉक्टरों की स्थिति है उसमें पूरे देश में 14 लाख डॉक्टर हैं जो IMS से डिग्री प्राप्त है, मान्यता प्राप्त हैं, और इस 14 लाख में 12 लाख जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर से आए, सरकारी कॉलेज की डिग्री से आए हैं, प्राइवेट सेक्टर्स की डिग्री से आए हैं। और ये सरकार में मात्र 15% डॉक्टर्स हैं।
आप समझ लीजिए। और उसमें भी 7% डॉक्टर्स जो अब्रॉड चले गए, देश को छोड़ के बाहर चले गए। जब आप डॉक्टर की ही परवाह नहीं करते हैं, जो जाता है सड़क छाप झोला छाप आदमी डॉक्टर पर ही जूता उठा लेता है। एक तरफ कहता है कि डॉक्टर भगवान है, बचा लीजिए, अगर नहीं बचा पाए तो फिर आप यमराज हैं, आपको मारूंगा मैं। और सरकार उसके लिए कुछ नहीं करती, कहीं कोई कुछ नहीं करता है, कहीं कोई कुछ नहीं करता है। पिछले दिनों सरकार ने कुछ कड़े स्टेप लगाए थे, लेकिन उसका कहीं कोई फ़ायदा नहीं दिखा। अब आप देख लीजिए कि आप डॉक्टर की परवाह नहीं करते तो डॉक्टर फिर आपकी क्यों परवाह करें, क्यों अपनी ज़िंदगी झोंकें इस देश में। इसीलिए लड़के बाहर भी चले जाते हैं। अब आप डॉक्टर की बनने की बात करते हैं तो डॉक्टरों को बनाने के लिए लेकर के केंद्र राज्य सरकार में कोई विज़न नहीं है कि डॉक्टर कितना क्वालिफाइड डॉक्टर पैदा हों, कितने लड़की और लड़के आगे आए हमारे स्टूडेंट्स। इसको लेकर के कोई विज़न, कोई गाइडलाइन, कोई रोड मैप नहीं बनाया है कभी राज्य सरकार और भारत सरकार ने। हमारे देश में टोटल डॉक्टरों की संख्या है, जो सीट्स हैं मतलब 90,000 हैं, और हम 55,000 ही डॉक्टर दे पाते हैं, जिसमें 30,000 प्राइवेट सेक्टर से जो डॉक्टर हैं मेडिकल के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से आते हैं, और रेस्ट ऑफ देम जो हैं वो सरकारी मेडिकल कॉलेज से आते हैं। आप एमडी तक 3 करोड़ रुपए लोगों को लग जाते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने में, 1.5 करोड़ तक लग जाते हैं एमबीबीएस पढ़ाने में, और एमडी कराने में 1.5 करोड़। ये पैसा, इतना पैसा देश के कितने परिवार के पास है जो अपने एक बच्चे को एमडी कराने के लिए 3 करोड़ रुपया तक लगा सके। यही वजह है कि बच्चे पैसे कमाने के लिए जहाँ चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स में हो या अब्रॉड हो, जाते हैं। दुनिया के भीतर एक साइकिल चल रहा है मेडिकल सिस्टम को लेकर के, जिसमें जो मल्टीनेशनल जो मेडिकल सिस्टम है वो भारत को मेडिकल टूरिज्म का संख्या दे दिया है। सबसे ज़्यादा मुनाफा जो है दुनिया में मेडिकल सेक्टर्स में अगर कहीं है तो वो है हमारा देश भारत। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेडिकल क्षेत्र में कमाई है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है कि जो पैसा अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग जो होता है वो जाता कहाँ है। मैंने एक बार कहा था कि वो सबसे बड़ा प्रश्न है। आप सोचिए कि वो पैसा जाता कहाँ है, वो कहाँ गया। कोई सरकार अभी तक, जितनी भी सरकारें आई, चाहे यूपीओ की हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो या तीसरे फंड की हो, कहीं भी किसी ने जवाब नहीं दिया, बताया नहीं। सीएजी ने भी नहीं कभी भी इसे बताया। पिछले 1 साल से हम कोविड से जूझ रहे हैं, लेकिन कोविड को लेकर तैयारी क्या है? केवल बात बहादुर वाली बात कि हम तैयार हैं, हम सब देख लेंगे। पिछले साल से ज़्यादा हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जनाब स्थिति यह है कि न बेड है, न व्हील चेयर है, और न ऑक्सीजन सिलेंडर है। लोग मर रहे हैं। अब इतना खोखला जो स्थिति है आज के देश में, पूरे दुनिया के सामने पोल खोल हो गया है भारत का। जिस तरह से आप एक तरफ देश में त्राहिमाम मचा है, दूसरी तरफ कुंभ की आस्था में डुबकी लगा रहे हैं, और बंगाल में आप जो चुनाव में रैली करा रहे हैं वो करा रहे हैं। ये आपका विज़न जो है वो स्पष्ट नज़र आ रहा है देश के पॉलिटिकल सिस्टम पर। इसीलिए शर्म आती है क्योंकि इस देश के पॉलिटिकल सिस्टम पर देश के कुल स्वास्थ्य बजट का 6 गुना ज़्यादा पैसा खर्च होता है। जरा सोचिए, इन महामूर्तियों के ऊपर पूरे 6 गुना ज़्यादा पैसा खर्च होता है पूरे देश की जो स्वास्थ्य का बजट है उसको लेकर के। और विधानसभा में, एक राज्य के विधानसभा में सत्ता पाने के लिए चुनाव में जो खर्च होता है वो पूरे देश के बजट के बराबर होता है। ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि बजट जो स्वास्थ्य का है उसको लेकर न राज्य सरकार की प्राथमिकता है, न केंद्र सरकार के पास प्राथमिकता है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज 25-26 हज़ार बच्चे प्रोड्यूस करते हैं। उन बच्चों को जिस पे 3 करोड़ रुपया लगता है, एक बच्चे को एमडी कराने में अभिभावक कराते हैं। और ये बच्चे जो हैं आप समझ लीजिए कि ये बच्चे जब आते हैं तो ये प्राइवेट सेक्टर्स में ही जाएंगे। ये सरकारी सिस्टम में जा कर के सरकार के चाटुकारिता करना, मंत्री, आईएएस, आईपीएस और डीसी और एसपी का चाटुकारिता करने के लिए नहीं है। डॉक्टर एक अलग फैकल्टी होता है जो टेक्निकल पढ़ाई पढ़ के आता है। इतिहास से पढ़े हुए डीसी और एसपी को सलामी देने के लिए नहीं आता है, उसकी गरिमा को प्रणाम करना चाहिए। लेकिन यहाँ जो हमारी संवैधानिक संरचना है उसमें डॉक्टरों की इज्जत नहीं हो पाती है। हम मजबूरी मुँह से भगवान कहते हैं, पैर पकड़ लेते हैं, वो अपनी स्वार्थ में, ना कि उनकी इज्जत करते हैं। आप हमारे बजट के अनुसार देखिएगा कि इस देश के प्रति व्यक्ति पे प्रतिदिन 3 रुपए का बजट है, केंद्रीय बजट। और राज्यों में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश बजट देने वाला है, 1 रुपये 67 पैसे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, यानी कि 92 रुपया 33 पैसा महीना एक व्यक्ति पे।
आप इतने में दवा खा कर महीने भर रह जाएंगे? कोई भी व्यक्ति, एक छोटे से बच्चे को टीका भी लगता है तो इतना में हो जाता है? नहीं हो पाएगा। और सबसे नीचे स्तर पर हमारा झारखंड है, जहां 1 रुपया से भी कम का राज्य सरकार का बजट है अपने राज्यवासियों के लिए। इन राज्यवासियों के लिए 1 रुपये से भी कम का बजट, यानी कि महीना में 30 रुपये भी नहीं ये खर्च करने का प्रावधान रखे हैं। अब ऐसी स्थिति में आप समझना होगा कि प्राइवेट मेडिकल इंडस्ट्री जो है वो शिक्षा माफिया, भूमाफिया की तरह मैंने बताया ना, अब स्वास्थ्य माफिया आ गए हैं। ये कॉकस है एक पूरी तरह से। इनका जो बजट है, यह समझिए कि इनका बजट क्या है। भारत का बाजार समझिए, प्राइवेट जो ये मेडिकल माफिया हैं, जो प्राइवेट सेक्टर्स के कॉलेज और हॉस्पिटल्स हैं, 372 मिलियन का 28,38,360 करोड़, और मेडिकल टूरिज्म में 60,000 करोड़, और पीएचसी का बजट है $13 बिलियन। लीजिए कि ये पूरी तरह से इस देश को निचोड़ने का जो इन लोगों ने जाल बिछा रखा है प्राइवेट सेक्टर्स ने, और सरकार उसमें पूर्ण रूप से सहयोग कर रही है। कहीं ना कहीं सरकार को फ़ायदा भी है और जिम्मेदारी भी कम है, और देश की आम जनता इसमें पिस रही है, लूट रही है। लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहे हैं, कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। ठीक है, सरकार ने एक अच्छा काम किया है, आयुष्मान कार्ड चलाया है, लोगों को फ़ायदे भी हो रहे हैं, उसका भी मैं जिक्र करता हूँ, लोगों को फ़ायदे भी हो रहे हैं। लेकिन उन लोगों की पहुँच कहाँ तक हो पा रही है? आज उन लोगों को क्या मिल पा रहा है? किस हॉस्पिटल के लाइन में आज खड़ा हो पाएंगे? आयुष्मान कार्ड तो छोड़ दीजिए जनाब, ज़मीन के कागजात लेकर भी नहीं खड़ा हो पाएंगे, क्योंकि आपके पास जगह ही नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, व्यवस्था नहीं है। क्या होता है ये पैसा जो फॉरेन फंडिंग होता है और देश की बजट का जो पैसा होता है, ये जवाबदेही लेनी पड़ेगी, और नहीं तो सिंहासन करो की जनता आती है। जान विद्रोह हो जाएगा, लोग मर रहे हैं जनाब। आप प्राइवेट सेक्टर्स में देश के 80 जिलों को चिन्हित किया है मेडिकल कॉकस बनाने के लिए, और देश के 12 वैसे जिलों को चिन्हित किया है जो कैपिटल नहीं है। उन जिलों को चिन्हित किया है जो कैपिटल नहीं है, लेकिन वहाँ पर मनी का फ्लोडिंग बहुत है, पैसा बहुत है लोगों के पास। उन जगहों पे हॉस्पिटल कॉलेज खोलने के लिए, ये सिर्फ कमाई करने के लिए कॉकस बनाते हैं, कोई डेवलपमेंट करने नहीं आते हैं प्राइवेट सेक्टर्स। वो कमाई करने के लिए आते हैं, चूसने के लिए आते हैं। लेकिन सरकार को इस पर मॉनिटरिंग करनी चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए। आज जो देश में त्रासदी है, जो पूरी तरह से स्थिति है देश में, लोग मर रहे हैं, लेकिन हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, जो कर्मचारी जो सरकारी सेक्टर्स के हैं, पुलिस, सारे लोग जिस तरह से फ्रंट वॉरियर बन के जहाँ तक हो सकता है मदद कर रहे हैं लोगों को। अब प्लाज्मा डोनेट करने के लिए मैं अपील करता हूं कि अब आप सब प्लाज्मा डोनेट करें, जो भी कोविड से ठीक हो गए हैं, ताकि आपके भाई बंधु इस देश के जो दूसरे हैं वो बचाए जा सके। और जो लोग भी इस फ्रंट लाइनर में हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं, हमारे देश के नागरिकों को बचा रहे हैं, वैसे लोगों के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। और जो लोग चले गए उनके श्रद्धांजलि में भी, क्योंकि जिस तरह से वो लोग लगे हुए हैं, हैट्स ऑफ, उन लोगों को सल्यूट करना चाहिए। और इस तमाम जानकारियों के लिए देशवासियों को समझाएं कि अपना मेडिकल सिस्टम क्या है। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि दूसरे लोग भी समझ सकें कि हम किस स्थिति में इस देश में हम खड़े हैं। कहीं भ्रम ना हो, क्योंकि एक बात ज़रूर है कि ईश्वर मौत दे दे, भ्रम ना दे। धन्यवाद।